वहाँ पर जमीन से आसमान की तरफ एक लैडर सीढ़ियां है जिस पर बहुत सारे फरिश्ते बहुत तेजी से ऊपर और नीचे जा रहे हैं। याकूब अलैहिस्सलाम नींद से उठे और कहा कि यही इलाका अल्लाह का असल घर है। और कहीं से एक लॉबी तो आई थी कि जी इजराइल को रिकॉग्नाइज करें। और ऐसा लग रहा था कि दुनिया का सबसे बड़ा अरब मुल्क सऊदी अरब भी इजराइल को एक्सेप्ट करने ही वाला है, क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि सऊदी के लिए इजराइल से ज्यादा ईरान खतरा है। और सारी चीजों की वजह से पूरी दुनिया में ये कहा जा रहा था कि अब फाइनली फलस्तीन का मसला हमेशा के लिए दफन हो जाएगा और इजराइल पिछले 75 साल की ये जंग जीत जाएगा। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फ़लस्तीन इसराइल के लिए इतना ज़रूरी क्यों है? क्यों हर कीमत पर इसराइल फ़लस्तीन को हासिल करना चाहता है? आखिर ऐसा क्या है फ़लस्तीन में जिसकी वजह से इसराइल अब तक 35,000 मुसलमानों को शहीद कर चुका है? दोस्तों, आज हम जानेंगे इन सब का जवाब। तो दोस्तों आइए जानते हैं। दी कोहिस्तानी चैनल की ये वीडियो है, इसके बाद फिर मज़ीद बात करेंगे। गजा में पिछले 6 महीने से इजराइल 35,000 लोगों को शहीद कर चुका है, जिसमें बच्चे और औरतें सब शामिल हैं। लेकिन इजराइल आखिर फलस्तीन के इस इलाके में इतना जुल्म क्यों कर रहा है? असल में यहूदियों की होली किताब तौरात में लिखा है कि एक दिन याकूब अलैहिस्सलाम, जिन्हें इजराइल के नाम से भी जाना जाता है, जो आज सारे यहूदियों के एंसेस्टर समझे जाते हैं, वो एक दिन फलस्तीन के इलाके में सफर कर रहे थे। तो रास्ते में एक रात वो रेस्ट करने के लिए एक पत्थर पर सर रख कर सो गए, जहां उन्होंने एक ख्वाब देखा। और इस ख्वाब को यहूदियों की हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट रोल हासिल है। उन्होंने ख्वाब देखा कि जिस पत्थर पर वो सर रख कर सो रहे हैं, वहां पर जमीन से आसमान की तरफ एक लैडर सीढ़ियां है जिस पर बहुत सारे फरिश्ते बहुत तेजी से ऊपर और नीचे जा रहे हैं। याकूब अलैहिस्सलाम नींद से उठे और कहा कि यही इलाका अल्लाह का असल घर है और इसी इलाके से खुदा की तरफ पहुंचा जा सकता है। तो मतलब यहूदियों के लिए फलस्तीन के इस इलाके की इतनी बड़ी इंपॉर्टेंस है। इसीलिए इस फलस्तीन के इलाके को हासिल करने के लिए यहूदी आज किसी भी हद तक जा सकते हैं। याकूब अलैहिस्सलाम के बाद फलस्तीन में जो कुछ भी हुआ उसे हम इस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुके, जिसे अब तक करोड़ों लोग देख चुके। सो मस्ट वॉच दैट नाउ। पुराने जमाने में इस पूरे इलाके को फलस्तीन कहा जाता था, लेकिन यहाँ इजराइल की रियासत कायम होने के बाद ये सारा इलाका इजराइल के पास है और सिर्फ इतने इलाके में मुसलमान रह गए। फलस्तीन में मुसलमानों के इलाके भी 2 हिस्सों में डिवाइडेड है, वेस्ट बैंक और ये छोटा सा इलाका गजा। फलस्तीन में मुसलमानों के इन दोनों इलाकों के आपस में कोई भी जमीनी कनेक्शन, रोड नहीं है और एक दूसरे से बहुत दूर होने की वजह से यहाँ की अवाम और गवर्नमेंट भी एक दूसरे से बहुत डिफरेंट है। मतलब इन दोनों इलाकों में एक नहीं बल्कि 2 गवर्नमेंट्स। वेस्ट बैंक में PLO, जिसको काफी सेक्युलर गवर्नमेंट समझा जाता है, लेकिन गजा में गवर्नमेंट हमास के पास है, जिसे बहुत स्ट्रिक्ट समझा जाता है। फलस्तीन का इशू तो पिछले 75 साल से चलता आ रहा है और पिछले 75 साल से सारे मुस्लिम कंट्रीज की पोजीशन अब तक एक ही थी कि जब तक फलस्तीन को उसका हक ना मिले इजराइल को एक्सेप्ट नहीं करना। लेकिन आज से कुछ साल पहले यूएस के नए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत में अमेरिका ने आहिस्ता आहिस्ता इजराइल को मुस्लिम कंट्रीज से एक्सेप्ट कराने की कोशिश की, जिसे इब्राहिमिक एकॉर्ड्स का नाम दिया गया। इब्राहिमिक इसलिए क्योंकि मुसलमान और यहूदी दोनों इब्राहिम अलैहिस्सलाम को एक सच्चा पैगंबर मानते हैं। अमेरिका के प्रेशर डालने के बाद अरब ममालिक ने अपनी पब्लिक के खिलाफ जाकर इजराइल को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। तो सबसे पहले UAE, बहरीन, मोरक्को, ओमान, इन सारे अरब कंट्रीज ने इजराइल को एक्सेप्ट कर लिया। और जो भी मुस्लिम कंट्री इजराइल को एक्सेप्ट कर लेते, अमेरिकन गवर्नमेंट ने उन्हें स्पेशल एड भी दिया। मतलब सूडान के इजराइल को रिकॉग्नाइज करने के बाद अमेरिका ने उन्हें $1.2 बिलियन का लोन दिया और उन्हें टेररिज्म एक्सपोर्ट करने वाले कंट्रीज की लिस्ट से भी हटा दिया। और मोरक्को के इजराइल को एक्सेप्ट करने के बाद अमेरिका ने मोरक्को की डिस्प्यूटेड इलाकों को भी एक्सेप्ट कर लिया, जिसके बाद आहिस्ता आहिस्ता सारी मुस्लिम कंट्रीज, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, सब पर प्रेशर डाला गया कि वो भी इजराइल को एक्सेप्ट करें। कहीं से एक लॉबी तो आई थी कि जी इजराइल को रिकॉग्नाइज करें। और ऐसा लग रहा था कि दुनिया का सबसे बड़ा अरब मुल्क सऊदी अरब भी इजराइल को एक्सेप्ट करने ही वाला है, क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि सऊदी के लिए इजराइल से ज्यादा ईरान खतरा है। और ये भी पॉसिबल था कि अगर सऊदी इजराइल को एक्सेप्ट कर लेता, उसके बाद बाकी सारी मुस्लिम कंट्रीज ने भी इजराइल को एक्सेप्ट कर लेना। इसके अलावा पिछले कई डेकेड्स इजराइल मुसलमानों के इलाकों में बहुत चालाकी से सेटलमेंट्स बना रहा था। मतलब बहुत ही चालाकी से यहूदियों को मुसलमानों के इलाकों में सेटल करा रहा था, ताकि फलस्तीन में यहूदी ज्यादा और मुसलमान कम हो जाएं, जिसे यूनाइटेड नेशंस और पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी बार बार बिल्कुल इल्लीगल करार दे रही थी। लेकिन इस छोटे से इजराइल को
दुनिया में कोई भी नहीं रोक सका। इन सारे चीजों की वजह से पूरी दुनिया में ये कहा जा रहा था कि अब फाइनली फलस्तीन का मसला हमेशा के लिए दफन हो जाएगा और इजराइल पिछले 75 साल की ये जंग जीत जाएगा। तो आखिर आज से 6 महीने पहले 7 अक्टूबर को गजा को कंट्रोल करने वाले हमास ने अचानक इजराइल पर हमला कर और उनके फाइटर्स इजराइल में दाखिल हुए और वहां उन्होंने 1130 लोगों को कत्ल किया और गजा से बाहर ऑलमोस्ट 24 किलोमीटर का इलाका कब्जा कर लिया, जो इजराइल के साइज के हिसाब से बहुत बड़ा इलाका है, और 150 यहूदियों को पकड़कर वापस गजा हॉस्टेज बनाकर लेके आए। जिसके बाद पूरी दुनिया में ये न्यूज़ फैल गई कि हमास ने इजराइल पर बहुत बड़ा टेररिस्ट अटैक किया है और कहा कि उन्होंने बहुत सारे सिविलियंस और बच्चों और औरतों को भी कत्ल किया है। ऑल्दो इससे कुछ अरसे के बाद हमास के लीडर्स ने एक्सेप्ट भी किया कि उनके फाइटर्स से इस हमले में कुछ गलतियां हुई है। हमास के इस अटैक के बाद अब पूरी दुनिया इजराइल की तरफ देख रही थी कि अब उनका रिस्पॉन्स क्या होगा। जिसके बाद इजराइल के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने टीवी पर आकर ऐलान किया कि अब इजराइल गजा से ऐसा बदला लेगा जो इससे पहले किसी ने सोचा भी नहीं हो। तो सबसे पहले इजराइल ने गजा की तरफ सारी सप्लाई, मतलब खाना, बिजली, पानी सब बंद कर दिया और कुछ ही दिनों में वो सारा इलाका वापस ले लिया जो हमास ने कब्जा किया था। जिसके बाद इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने एक इंटरव्यू में कहा कि हमारी लड़ाई इंसानों से नहीं बल्कि जानवरों से, और अपने सोल्जर्स को हुक्म दिया कि इनके साथ जो भी करना चाहो करो, क्योंकि ये तो जानवर है। और ये सब करने के लिए इजराइल के पास अमेरिका का फुल सपोर्ट हासिल था और अरब कंट्रीज की खामोशी से भी ये लग रहा था कि वो फलस्तीन के साथ नहीं बल्कि इजराइल के साथ। इसी के साथ इजराइल ने गजा पर एयर स्ट्राइक्स करना शुरू कर दिया, जिससे गजा में हजारों लोग शहीद हुए। और उसके कुछ ही दिनों बाद इजराइल की आर्मी IDF गजा के अंदर दाखिल हुई और फलस्तीनियों को मारना शुरू की। इजरायली आर्मी को फाइटर जेट्स, टैंक्स और मिलिट्री पर्सनल की वजह से दुनिया की सबसे ताकतवर आर्मीज में से एक समझा जाता है और कहा जाता है कि इजराइल के पास 80 एटम बॉम्ब्स भी मौजूद हैं। इसके अलावा इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद को दुनिया की बेस्ट स्पाई एजेंसीज में से एक समझा जाता है विद 7000 एजेंट्स। ये दुनिया की सबसे बड़ी स्पाई एजेंसीज में से एक। अब क्वेश्चन ये है कि अगर इनकी इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद इतनी स्ट्रांग है तो इनको हमास के इतने बड़े हमले की प्लानिंग का कैसे पता नहीं चल सका। अब यहाँ पे कुछ लोगों का ख्याल है कि हो सकता है हमास इजराइल के साथ मिला हुआ है और ये सब एक बहुत बड़ी कंस्पिरेसी है, क्योंकि हमास का क्या ख्याल कि अगर वो इजराइल पर इतना बड़ा हमला करे तो इजराइल का रिस्पॉन्स उसके बाद क्या हो। जो भी हो, आखिर इजराइल की फौज गजा के अंदर दाखिल हुई। गजा में 3 मेन सिटीज, गजा सिटी, खान यूनिस और राफा। तो सबसे पहले इजरायली फौज इन तीनों सिटीज के आपस के कनेक्शन को तोड़ने की कोशिश की और फिर पूरी दुनिया के सामने फलस्तीनियों पर जुल्म करना शुरू की, जिसमें उन्होंने अब तक 35,000 फलस्तीनियों को शहीद किया और अभी भी ये नंबर बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। इजराइल के एयर स्ट्राइक्स ने आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारे हॉस्पिटल्स को टारगेट करना शुरू किया। इस सब के दौरान बार बार UN सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग्स में इजराइल के इस जुल्म के खिलाफ रेजोल्यूशंस पेश होती रही, लेकिन जैसे ही कोई कंट्री ये रेजोल्यूशन पेश करे, अमेरिका उसे वीटो करके खत्म कर दे। इस जेनोसाइड के लिए इजराइल को उसके सपोर्टर्स ने पूरी दुनिया से फुल फ्लेज सपोर्ट किया, जैसे USA और यूरोपियन कंट्रीज में। लेकिन फलस्तीन के सपोर्टर्स, जिसमें सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी अरब कंट्रीज की बनती थी और फिर बाकी मुस्लिम वर्ल्ड की, इन अरब कंट्रीज ने फलस्तीन के लिए कोई भी एक्शन नहीं उठाया। इवन वो अरब मुमालिक जो इससे कई साल पहले इजराइल के खिलाफ जंगें भी लड़ चुके और हर जंग बहुत बेशर्मी से आ रहे हैं, उन्होंने भी इस बार कोई एक्शन नहीं उठाया। मीनवाइल जब सारे मुस्लिम कंट्रीज फलस्तीन के इस मसले को इग्नोर कर रहे थे, उसी टाइम दुनिया के सारे मुसलमानों ने इजराइल के खिलाफ खुद ही एक्शंस लेना शुरू कर दी और आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया में इजराइल के खिलाफ प्रोटेस्ट होना शुरू हुए। ACLED की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक दुनिया में जितने भी प्रोटेस्ट हुए, उनमें से सिर्फ 14% इजराइल के हक में हुए और दुनिया के बाकी 86% प्रोटेस्ट सिर्फ और सिर्फ फलस्तीन के हक में हुए। मुस्लिम दुनिया की आवाम ने सिर्फ प्रोटेस्ट नहीं बल्कि एक और एक्शन भी लिया। मुसलमानों ने इजराइल की कंपनीज और या इजराइल को सपोर्ट करने वाली कंपनीज का बाइकॉट करने की कोशिश की, जिनमें टॉप ऑफ द लाइन कंपनीज वर कोका-कोला, मैकडॉनल्ड्स, KFC, पेप्सी, नेस्ले एक्सेट्रा। नाउ दुनिया में 57 मुस्लिम कंट्रीज और 2 बिलियन 200 करोड़ मुसलमान। अगर इतने सारे लोग किसी कंपनी का बाइकॉट करें तो होना तो ये चाहिए कि वो कंपनी बिल्कुल खत्म हो जाए। इस बाइकॉट से पहले तो इन कंपनीज को थोड़ा नुकसान हो, मतलब इनके सेल्स मुस्लिम वर्ल्ड में काफी हद तक कम हुए और स्टॉक एक्सचेंज में भी इन कंपनीज के शेयर प्राइसेस थोड़े से नीचे जाने लगे। बट
सिर्फ थोड़े से नीचे जाने के बाद आहिस्ता आहिस्ता कुछ ही अरसे में हर चीज दोबारा नॉर्मलाइज होने लगी और इस बाइकॉट से इतना कोई मेजर फर्क नहीं पड़ा। अब ऐसा क्यों हुआ? इसके दो रीजन हो सकते हैं कि या तो दुनिया के 2 बिलियन मुसलमानों की औकात ये है कि इनके बाइकॉट करने से दुनिया में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, और या मुसलमानों ने सही तरह इन कंपनीज का बाइकॉट किया ही नहीं। 7 अक्टूबर के अटैक के बाद इसराइल के इतने सख्त जुल्म पर उसे सिर्फ एक कंट्री ने टेंशन में रखा, और उसका नाम है ईरान, पर्शिया, जिसकी वजह से इसराइल ने दमिश्क में ईरान के कॉन्सुलेट पर हमला कर दिया, जिसका फिर ईरान ने फुल रिस्पांस दिया। लेकिन जब इसराइल इतनी आसानी से ये जंग जीत रहा था तो उसे ईरान पर हमला करने की क्या जरूरत थी? इसके पीछे भी 2 ऑप्शन। इसराइल इस वक्त बहुत स्ट्रांग होने की वजह से चाहता है कि ईरान को भी इस जंग में लेकर आए, जो इस वक्त दुनिया में बिल्कुल अकेला है, और उसकी गवर्नमेंट को आहिस्ता आहिस्ता कमजोर करे। और दूसरा ऑप्शन ये है, इसराइल के अंदर 3 बड़े पोर्ट्स हैं और इसराइल अपनी ज्यादातर ट्रेड इन्हीं 3 पोर्ट से करता है। इन 3 पोर्ट्स में से एक इसराइल के इस इलाके में, और एशिया से इसराइल की ज्यादा ट्रेड इसी पोर्ट के जरिए होती है। इसराइल के फलस्तीनियों पर जुल्म शुरू होते ही यमन ने ईरान की मदद से इस पोर्ट की ट्रैफिक 85% तक कम कर दी। मतलब इसराइल की जो शिप्स एशिया से ट्रेड करने पहले सिर्फ इतना टाइम लेती थी, अब उन्हें पूरे अफ्रीका को सर्कल करके इसराइल पहुंचना हो, जिससे इसराइल को इकोनॉमिकली बहुत नुकसान होने लगा। जिसके अलावा ईरान के सपोर्ट से लबनान के हिजबुल्लाह ने इसराइल को हर टाइम अलर्ट रखा हुआ है। हो सकता है इन चीजों से तंग आकर इसराइल ने आखिर ईरान पर हमला करने की कोशिश की। इसराइल के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू से एक इंटरव्यू में पूछा गया कि इसराइल के लिए दुनिया में सबसे बड़ा खतरा कौन है, तो उन्होंने कहा ईरान, ईरान, ईरान। लेकिन अब जब पूरी मुस्लिम दुनिया इसराइल को एक्सेप्ट करने की तरफ जा रही है, तो ईरान बिल्कुल अकेला दूसरी साइड पर क्यों जा रहा है? लेट्स टॉक अबाउट ईरान। सब्सक्राइब। तो दोस्तों, ये थी सूरत हाल। दोस्तों, एक बात काबिल ज़िक्र है कि यहूदियों के नज़दीक ये इलाका हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद के लिए था। मगर दोस्तों, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे थे, हज़रत इसहाक और हज़रत इस्माईल। दोस्तों, हज़रत इसहाक को बनी इसराइल का गॉडफादर माना जाता है और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को अरबों का। और दोस्तों, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी रसूल और आखिरी नबी थे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से, यानी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद से। तो दोस्तों, इस एतबार से अरबों का इतना ही हक़ है फ़लस्तीन पर जितना कि यहूदियों का। मगर अफसोस, इस वक्त यहूदी मुसलमानों को किसी भी तरह कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। दोस्तों, इस पर मज़ीद मैं एक डिटेल रिएक्शन वीडियो बनाऊँगा। अभी तक के लिए दोस्तों इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।